स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम आज प्रोग्रेसिव एरा करने जा रहे हैं। अगर प्रोग्रेसिव एरा से के हवाले से सवाल आता है या आपको कहा जाता है कि 16, 17, 18 अमेंडमेंट और 19 अमेंडमेंट को एनालाइज करें, तो आपने किस तरह एनालाइज करना है, क्या ये अमेंडमेंट्स थी, इस प्रोग्रेसिव एरा में क्या प्रोग्रेस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। प्रोग्रेसिव एरा, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जी, प्रोग्रेसिव एरा आता है फौरन रिकंस्ट्रक्शन के बाद। रिकंस्ट्रक्शन के बाद 1960s की जितनी भी 1860s की जितने भी हैं 10 साल, ये डिकेड हम आपका चला जाता है सिविल वार में। सिविल के वार के बाद सॉरी 70s का जो पूरा एरा है आपका चला जाता है रिकंस्ट्रक्शन में। 80s में रिकंस्ट्रक्शन समझ लें और 80s में हमारे पास प्रोग्रेसिव एरा की थोड़ी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बाकी हिस्टोरियंस जो हैं 90s लेके 1920s तक 30 साल जो है, इसमें ये कहते हैं इसमें हर तरह की प्रोग्रेस हुई है यूएस में। अब देखते हैं कौन कौन सी। ये एरा है जी सोशल एक्टिविज्म का, पॉलिटिकल रिफॉर्म का। पॉलिटिकल हमने देखा है 4 अमेंडमेंट है, और सोशल एक्टिविज्म आगे हम देखते हैं। आपको याद होगा कि मार्क ट्वेन का हमने ये गिल्डेड एज का एक देखा था कि पब्लिश करवाया था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि एक अंदर से आपका कोयला है और उसके बाहर जो है ना आपने सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, तो वो आपको हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि आपको दूर से नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और बड़े पैमाने पे आपकी प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में, पर असल में कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास उतने ही ज़्यादा पिस रहे हैं और आपका सोशो इकोनॉमिक गैप बढ़ता जा रहा है नॉर्थ और साउथ में, और इस तरह से काफ़ी चीज़ें। तो गिल्डेड एज में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, वो हम इसमें प्रोग्रेसिव एरा में देखेंगे कि ये सोल्व हो जाती है। नंबर तीसरा नंबर तीसरा है सोशल गॉस्पेल। हम जी उनकी मदद करेंगे जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। इनमें ज़्यादातर हैं वुमन, इनमें ज़्यादातर हैं चिल्ड्रेन, इसमें हैं स्लेव्स, और इसमें है नेटिव्स। ठीक है, इन चारों की ये खुद से ये मदद नहीं करवा रहे, इनकी इन्होंने कहा हम मदद कर देंगे। तो प्रोग्रेसिव एरा का ये है जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं कि सोशल प्रोग्रेस किस तरह होती है, सोशल रिफॉर्म्स कैसे करते हैं। टेनेंट रेगुलेशन होती है। टेनिमेंट रेगुलेशन नहीं, ये टेनेंट है। टेनेंट रेगुलेशन है। टेनेंट रेगुलेशन मतलब कि एक किराए के घर में कितने बंदे रहेंगे। आपको पता है कि अर्बनाइजेशन का तो दौर इधर इनके पास पीक पे चल रहा है। अर्बनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कमर्शियल एरियाज़ में लोग जो है शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना चाह रहे होते हैं। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होने का मतलब है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा महंगा होता है। इसमें एक छोटा सा घर लेके एक एक बंदा एक एक रूम में 10-10 बंदे रह रहे होते हैं। वो अपने एक मजदूरी के लिए आए होते हैं गाँव वगैरह से। तो इन्होंने टेनेंट रेगुलेशन में मैक्सिमम पर्सन्स कर दिए डिफाइन कि एक जो है इतने बाय इतने के रूम में 3 बंदे होंगे, और मिनिमम टॉयलेट्स दे दिए। इनके पास टॉयलेट्स नहीं होते थे। 10 रूम्स हैं तो जी एक टॉयलेट है। तो ये सारी इन्होंने रेगुलेशन की, टेनेंट रेगुलेशन। सोशल रिफॉर्म्स में दूसरे टैक्सेस आ जाते हैं। 16th अमेंडमेंट इन्होंने इनकम टैक्स की इंट्रोड्यूस करवाई। इनहेरिटेंस टैक्स भी आ गया कि जो है अगर किसी डेथ हो जाती है तो उनकी जगह उनके औलाद को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो उसका टैक्स। सेफ्टी रेगुलेशंस हैं। प्योर फूड एंड ड्रग एड देखते हैं देते हैं ये। फूड जो है ये इम्प्योर होना शुरू हो गया था अर्बनाइजेशन की वजह से, अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। लोगों में एक तो ईविल और डिसऑनेस्टी भी बढ़ गई थी। दूसरा तो एक बड़े शहर में एक ओरिजिनल फूड्स को कैटर करना एक इजी भी नहीं होता। तो उस वजह से इम्प्योर फूड्स को ख़त्म करने के लिए और इलीगल ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए ये एक्ट दिया गया। मीट इंस्पेक्ट एक्ट दिया गया कि हम जो गोश्त खा रहे हैं वो किस चीज़ का है। तो इन्होंने भी हलाल हराम की चीज़ें डिफाइन कर दी कि ये हमें हमारे पास इलीगल गोश्त है, ये लीगल है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट। इन्होंने जी इलिसिट ड्रग्स जितनी भी हैं उस टाइम पे भी ये एलएसडी और इस तरह की ये मेथाम्फेटामाइन और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई थी। क्यों शुरू हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रीज़ का जो टाइम था, इंडस्ट्रीज़ में काम होता था 8 से 10 घंटे। अब जो वहाँ पे बंदे आए होते थे वो आए हुए हैं दूसरे कंट्री से, वो आए हुए हैं हमारे पास
साउदर्न जो है एग्रीकल्चर एरिया से। अब वो घर से दूर रह रहे हैं, वो अकेले बंदे हैं, छड़े बंदे हैं। अब उन्होंने उनके पास और एनर्जीज हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं हम 12 से 15 घंटे काम करें ताकि हम घर जो है मैक्सिमम पैसे लेके जाएं। तो 6 महीने वो पूरे प्रॉपर अर्बन एरियाज में रहते हैं और बाद में अपने घर चले जाते हैं महीना महीना। तो उन्हें 12 से 15 घंटे काम करने के लिए कोई ना कोई ड्रग चाहिए होती थी। तो फैक्ट्रीज उनको फ्री में एलएसडी देती थी, मेथाम्फेटामाइन देती थी और आइस वगैरह देती थी उन्हें, ताकि वो उनका दिमाग चलता रहे और वो काम प्रॉपर करते रहे। जैसे आजकल के ड्राइवर जो हैं वो सारे नशा करके चल रहे होते हैं, गुटखा और ये पान और सारी नस्वार वगैरह। तो उस टाइम पे भी ये एक कल्चर शुरू हो गया था। तो इन्होंने कंज्यूमर एक्ट दे दिया, ये चीज़ें खत्म कर दी। टेम्परांस है प्रोहिबिशन। टेम्परांस जो है ना, एक मूवमेंट शुरू हुई थी एबोलिशन मूवमेंट में। हमने देखा था कि फर्स्ट वेव की एबोलिशन मूवमेंट टेम्परांस रिलेटेड है। टेम्परांस कहते हैं कि शराब और नशा जितने भी, विस्की वाइन सोडा, ये सारी चीज़ें खत्म करने को टेम्परांस कहते हैं। इसकी प्रोहिबिशन का एक्ट आ गया, 18th अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। बाद में चल के इन्होंने जो है ना दोबारा से 21st अमेंडमेंट में अल्कोहल को लीगल करार दे दिया। इधर अल्कोहल इलीगल हो गया, सारी फैक्ट्री सारी चीज़ों हर जगह से इंटॉक्सिकेंट्स खत्म हो गए। और बाद में ये 21st में ले आते हैं। फिलहाल तो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, बाद में देखेंगे कि ये काफ़ी चीज़ें इन्होंने रिपील भी की, इन्होंने चेंज भी की। चाइल्ड लेबर के हवाले से इन्होंने चिल्ड्रन ब्यूरो 1902 खोला। ये दुनिया का पहला चिल्ड्रन ब्यूरो था। इधर चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड लेबर होती थी, बिलो 18 जो है वो लेबर करना शुरू हो जाते थे। उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती थी, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती थी। तो वो एक शिकार होते थे इन सारी चीज़ों का। तो उन्हें ख़त्म करने के लिए चिल्ड्रन ब्यूरो बनाए। आगे चल के चाइल्ड लेबर प्रॉपर ख़त्म हो जाती थी 1938 है। अगर अब आप सोच रहे हैं 36 ईयर्स जो लगे हैं चिल्ड्रन ब्यूरो को, इतना कर क्या रही थी। तो ये आपको बताता चलूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ थी और मिल्स और मशीनरी थी, इनमें क्या होता था कि चिल्ड्रन की बड़ी एक नीड होती थी। ऐसे समझे जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनमें से आधे बंदे जो है ना वो चिल्ड्रन होते थे। चिल्ड्रन की क्यों ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो जो हैवी मशीनरी थी, अब वो न्यू न्यू मशीनरी है, उसमें कोई बंद करने का जो प्लग है वो सोचें कि अंदर है, तो वो चिल्ड्रन जा रहे हैं। कहीं मशीन ख़राब हो गई तो चिल्ड्रन को उतार दिया, बच्चे को उतार दिया कि जी ये ऑन कर दो, ये ऑफ कर दो, ये इस तरह से कर दो। कोई चीज़ सफाई वगैरह करनी हुई वो अंदर जो है चिल्ड्रन को लगा दिया। क्योंकि वुमेन से मसाइल शुरू हो जाते थे उनके सोसाइटी में। वो कहते थे कि वुमेन जैसे इंडस्ट्री में आती है तो काम वैसे ही आधा हो जाता है, तो लोग जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से चिल्ड्रन को यूज़ किया जाता है ज़्यादा। वो छोटे होते थे और वो एक मतलब उनको लेबर फील नहीं होती थी, वो में एनर्जेटिक होते थे, तो वो बिलो 18 काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इम्प्रूव्ड लेबर कंडीशन। इस प्रोग्रेसिव एरा में सोशल एक और चेंज आता है कि लेबर कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती हैं। ये सबसे ज़्यादा इसलिए होती हैं कि लेबर यूनियंस सबसे ज़्यादा इस दौर में बनती है। लेबर यूनियंस के इन्होंने राइट इंट्रोड्यूस करवा दिए। बाद में लेबर यूनियंस ने खुद शॉर्ट वर्किंग आवर्स जो है डिक्लेयर करवा दिए। अब एक मसला पेश आया। मसला ये आया कि जब 8 घंटे इंडस्ट्री काम करवा रही थी तो लोगों ने कहा हमने 12 घंटे काम करना है और 4 घंटे का हमारा ओवर टाइम बनेगा। ठीक है। तो क्योंकि लोग दूर दूर से आए हुए हैं, लोग कमाना चाह रहे हैं मैक्सिमम। अब आगे चल के इंडस्ट्रियल वाले इंडस्ट्रियलिस्ट ज़ाहिर है कैपिटलिज्म पे चल रहे हैं, उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचनी है। तो उन्होंने कहा लोग तो सारे 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो हम 4 4 घंटे का ओवर टाइम क्यों दे दें। हम इसका इस तरह कर लेते हैं, इंडस्ट्री का टाइम 10 घंटे कर लेते हैं, 10 से 12 घंटे कर लेते हैं, 12 से फिर 13 घंटे कर लेते हैं। कोई कोई 13 घंटे पे भी चल रही थी। तो लेबर यूनियंस बनी, इन्होंने कहा हम तो पहले 8 घंटे इनके लिए काम करते थे और 4 घंटे हमारा ओवर टाइम बन जाता था। अब तो ये खत्म हो गई चीज़ें, अब तो ये इन्होंने 13 घंटे ऑफिशियल रख दिया है और सैलरी हमारी उतनी की उतनी ही, हमारी कंडीशंस बुरी होती जा रही हैं। तो इन्होंने मिनिमम वर्किंग आवर्स जो है वो सेट करवाए 8 पे, उनको 10 से शॉर्ट करवाया। तो गुड वर्किंग कंडीशन करवाई। अच्छा, वहाँ पे जो एरिया है इनका नीट क्लीन नहीं होता, वही वर्कर जो है ना काम करते हैं, वही सफाई करते हैं, वही जो है ना वो चीज़ों की मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, वही यूटिलाइज भी कर रहे हैं। बाद में प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सफाई वाले अलग बंदे और सारी मेंटेनेंस का निज़ाम, कि फायर की सेफ्टी होनी चाहिए, वाटर की सेफ्टी होनी चाहिए, बिजली की सेफ्टी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूव की गई। ओके, सोशल में हमारे पास है वुमन, दूसरा 7वां नंबर। वुमन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती हैं इसमें। ट्रेड यूनियन, वुमेन ट्रेड यूनियन लीग बन गई, क्रिश्चियन टेम्परांस यूनियन बन गई। इन्होंने इनकी पहली कोशिश थी जो है अल्कोहल ख़त्म हो, ये टेम्परांस, ठीक है। तो ये क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करती थी कि अल्कोहल जो है वो अगेंस्ट है क्रिश्चियनिटी के। तो इन्होंने बहरहाल 18th अमेंडमेंट इन्हीं की कोशिशों से आई थी। उसके बाद नेशनल वुमेन पार्टी बनी है 1916 में, इन्होंने बड़े हुकूक दिलवाए। और ये सफराज एसोसिएशन 1890 में। आगे चल के हम देखते हैं कि इन सारी कोशिशों से 19 अमेंडमेंट होती है, 19 अमेंडमेंट में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं 1920 में।
ओके। अब सोशल रिफॉर्म्स के बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चाइल्ड लेबर के रिफॉर्म हो गया, इससे ज़ाहिर है काफ़ी इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे। क्योंकि जो उनसे इकोनॉमी जनरेट हो रही थी वो अब एजुकेशन और वो नहीं होगी, और बदले में हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे होने चाहिए। तो ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे कि इन्होंने फंड्स वगैरह ज़्यादा रिलीज़ किए। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में दूसरा है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। अच्छा, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं, मिनिमम वेज लॉज हैं कि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि मिनिमम जो है वो वेज होगी 20,000, इससे नीचे कोई भी इंडस्ट्री तनख्वाह नहीं रख सकती। तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई थी। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, अब एक बंदा है वो थक हार के जो है ना 13 घंटे काम करना चाह रहा है, जबकि 8 घंटे काम है। तो इनकी हेल्थ पे बड़ा असर पड़ने लगा। आगे चल के देखा कि बड़े लोग बेहाल हो गए हैं और हेल्थ की जो है ओवरऑल सिचुएशन ख़राब हो गई थी इस पूरे डेकेड में, पिछले डेकेड में। तो यूएस ने जो है बैन कर दिया, यूएस ने डिफाइन कर दिया, सपोज करें हर स्टेट ने अलग से डिफाइन किया कि हमारे पास 13 घंटे है मैक्सिमम वर्किंग आवर, 8 घंटे आपको लाजमी काम करना है। आप चाहते हैं तो मजीद जो है ये 5 घंटे आप ओवर टाइम कर लें, पर 13 घंटे से ज़्यादा कोई भी मजदूर काम नहीं कर सकता एक दिन में। तो ये मैक्सिमम वर्किंग आवर और मिनिमम वेज क्लास दोनों दे दिए। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन इन डेथ और इंजरी। तो पहले क्या होता था, इंडस्ट्री फैक्ट्री मिल में अगर किसी की डेथ हो जाती है और किसी की इंजरी हो जाती है तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलती थी वर्कमैन को। उल्टा ये कहा जाता था कि इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इसी की वजह से ये काम खराब हुआ है, इसी वजह से ये खुद भी चला गया और हमारा तो जी अपना नुकसान हो गया। तो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज पे ये लागू किया गया कि जो भी बंदा, अगर आपका इंजरी की जाती है, किसी का हाथ कट गया, पाँव कट गया, तो या डेथ हो गई, तो उस सूरत में कंपनी एक भारी रकम उसके घर वालों को देती है। उसके बाद है एंटी ट्रस्ट लॉज। अच्छा, इन्होंने क्या शुरू कर दिया था कि सपोज करें 4 यूनियंस हैं, 4 दुकानें हैं। अब 4 दुकानें, ये 1 रुपये रेट लगाती थी, ये 2, ये 3, ये 4, एक ही चीज़ का। अब लोग इससे ज़्यादा खरीदना शुरू होते थे। फिर इससे ज़्यादा खरीदना शुरू हो जाते थे, इसने देखा कि 1 रुपये से मुझे कम करना पड़ेगा। इसने 0.8 किया तो लोगों ने इससे खरीदना शुरू किया। इसकी फिर सेल्स कम हो गई। तो इस तरह से क्या होता था, इन्हें ये आपस में मैनेज नहीं कर पाते थे। इन चारों ने, दुकानदारों ने एक ग्रुप बनाया, लीग बनाई, और लीग में इन्होंने डिफाइन किया कि हम एक ही रेट पे चीज़ बेचेंगे। फिर बाकी जो नसीब है, कौन सा कस्टमर किसके पास चला जाता है, ये इस एरिया वाले इस एरिया में आएंगे, इस एरिया वाले इस एरिया में परचेज करेंगे, तो बाकी जिसका भी नसीब। तो इन्होंने 3 रुपए पे फिक्स कर दिया। इसको कहते हैं ट्रस्ट बस्टिंग, कहते हैं ट्रस्ट बनाना या मोनोपोली क्रिएट करना। ये क्या होता है, 4-5 जो है बड़ी कंपनियां मिल जाती हैं और आपस में ये डिसाइड कर लेती हैं कि हम जो है इतने पे बेचेंगे। जैसे हमारे पास जीसीसी है, गल्फ क्लब कंट्रीज़ हैं। तो इन 6-7 कंट्रीज़ ने मिलके ऑयल का एक ही रेट रखा हुआ है। पहले ये कंपटीशन होता था तो किसी कंट्री को से कम भी मिल जाता था हमें, पर अब हमें सारों में सेम मिलता है। तो इन्होंने जो है इस दौर में एंटी ट्रस्ट लॉज दिए। इन्होंने कॉरपोरेशंस के मर्ज होने पे रिफ्यूज़ कर दिया, बैन कर दिया, ताकि ये मोनोपोली ना हो मार्केट में और कंपटीशन बरकरार रहे। ज़्यादातर इन्होंने ऑयल और रेलवे रोड की चीज़ों पे एंटी ट्रस्ट लॉज दिए। अब हमारे पास है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा पहले आते हैं म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स। म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स में लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराई गई, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, नीचे तक पावर लाई गई, सेंट्रल से प्रोविंशियल, प्रोविंशियल लोकल, लोकल से यूनियन काउंसिल्स, और इनके पास टाउन्स भी थे, और इनको काउंटी कहा जाता है बहरहाल। काउंटीज़ में पावर दिलाई गई। काउंटी एक डेरे को कहा जाता है, हमारे जैसे इधर होता है तहसील, डेरा। तो इन्होंने इनमें पावर लाई गई, और इनसे जो है सफाई वगैरह के, शहर के निज़ाम और इस तरह की चीज़ें बेहतर की गई। स्टेट रिफॉर्म्स, मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, म्यूनिसिपल रिफॉर्म हो गए, उसके बाद स्टेट रिफॉर्म्स। स्टेट ने 3 चीज़ें शुरू की, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, रिकॉल। इनिशिएटिव क्या है, अब जो है कोई भी वोटर बिल इनिशिएट कर सकता है। पहले ये होता था कांग्रेस में जो आपके 438 बैठे हुए हैं बंदे, तो यही जो है सिर्फ आपके 538, यही जो है आपके सिर्फ बिल इनिशिएट कर सकते हैं। तो 548, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे ख्याल से 548 है। आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें, मैं भी चेक कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बता दूंगा। तो इनके जो कांग्रेस में बंदे हैं, तो टोटल, तो सिर्फ वही जो है बिल इनिशिएट कर सकते हैं। तो अब जो है इन्होंने रख दिया कि कोई भी वोटर है वो इनिशिएट कर सकता है कोई भी बिल, वो कांग्रेस में आएगा, वो या तो अप्रूव होगा या तो फिर देखा जाएगा। दूसरी नंबर चीज़, रेफरेंडम। अच्छा, कोई भी लॉ है, अब वो पहले कांग्रेस से पूछा जाता था,
कि कांग्रेस जो है इसे मतलब आपस में वोट कर लें, जो मेजोरिटी होगी वो वोट बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा। अब इन्होंने ये भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया कि हम रेफरेंडम कराएंगे, हम आवाम से पूछेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, ये कहेंगे कि हम सपोज करें स्लेवरी खत्म करें या ना करें, तो लोग आवाम आम आवाम जो है आएगी, वोट करेंगे, जो इसके मेजोरिटी में होगा उसी की मानी जाएगी। तो एक नई चीज़ ये शुरू कराएगी। और तीसरी चीज़ है रिकॉल। बंदे जो हैं वो किसी भी पब्लिक ऑफिसर पे, जैसे हमारे पास एफआईए के हैं या एएनएफ के हैं, नेब के हैं, इन पे जो है करप्शन के केस या कोई भी केस लगा के इनको ऑफिसर अपना हटा सकती है। ये स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स थे। अब हम देखते हैं सेंट्रल लेवल पे या फेडरल लेवल पे क्या रिफॉर्म्स थे। फेडरल लेवल में हमारे पास 17 अमेंडमेंट आ गई। 17 अमेंडमेंट में पे हमें हमें मिलता है सेनेटर के इलेक्शंस। 1913 में ही आई है। सेनेटर्स के किस तरह इलेक्शंस होंगे ये सारा डिफाइन हो गया प्रोसीजर 6 साल के लिए। और जो है हमारे पास ये डायरेक्ट होंगे, और इस तरह से जितने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स थे। उसके बाद है पेंडल्टन सिविल सर्विस रिफॉर्म। ये जैसे हमारे पास सीएसएस होता है, ये तब इनके पास 1883 में शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो हमें हमारे सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से संभाले। तो सिविल सर्विसेज इन्होंने एग्जाम्स वगैरह शुरू किए और ब्यूरोक्रेसी शुरू की। उसके बाद 19th अमेंडमेंट है। इन्होंने वुमेन को 1920 में वुमेन राइट्स दे दिए। उसके बाद सॉरी ये 18th आना था। 18th अमेंडमेंट जो है वो अल्कोहल बैन कर दिया इन्होंने 1919 में। 21वीं अमेंडमेंट में इन्होंने अल्कोहल को वापस जो है अलो कर दिया। यहाँ पे हमारा प्रोग्रेसिव एरा ख़त्म होता है। तो एक दफ़ा मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ हमने क्या क्या कवर किया है। प्रोग्रेसिव एरा में हमें ये 5 अमेंडमेंट भी की हैं। प्रोग्रेसिव एरा का इंट्रोडक्शन ले लिया, देख लिया हमने कि क्या क्या चीज़ें हमें ख़त्म करनी थी और क्यों ख़त्म करनी थी। सोशल रिफॉर्म्स हमने देख ली। सोशल रिफॉर्म्स में हमने 7 रिफॉर्म देखे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक के रिफॉर्म्स देखे हमने 5। और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमने देखे हैं कि म्यूनसिपल और लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स क्या थे, स्टेट रिफॉर्म्स क्या थे, और फेडरल रिफॉर्म्स क्या थे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।